राजस्थान के रण में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और लोगों से प्रदेश में परिवर्तन का आह्वान किया। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5 सितंबर को हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से चौथी परिवर्तन को हरी झंडी दिखाएंगे। इधर बीजेपी ने टिकट बंटवारे को लेकर कई मापदंड तय किए हैं, जिसके मुताबिक पार्टी इस बार कई युवा चेहरों को मैदान में उतार सकती है। हालांकि पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 25 सितंबर के बाद ही आने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कई दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इसके अलावा राजस्थान के चुनावी घमासान में क्या कुछ खास रहा, जानने के लिए आइए देखते हैं सिंहासन का संग्राम। सत्ता वापसी के संकल्प के साथ बीजेपी राजस्थान में चारों दिशाओं से 4 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। इस क्रम में तीसरी परिवर्तन यात्रा को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। यात्रा को रवाना करने से पहले आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने लोगों से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। नहीं चलेगा पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अलगाववाद। राजस्थान के रण में राजनाथ का शंखनाद। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देकर सत्ता हासिल करने की तैयारी में जुटे बीजेपी की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसलमेर के रामदेवरा से रवाना हुई। बीजेपी नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा रामदेवरा के धाम से तीसरी परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के रवाना होने से पहले पोखरण रोड ने एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों और चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया आज दमदार हिंदुस्तान की आवाज पूरी गंभीरता से सुनती है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा एक रक्षा मंत्री होने के नाते कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब ताकतवर भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और भारतवासी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया विश्वास और एक भरोसे की नजर से सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। लाल डायरी पर मची रार थमने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, जबकि आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने लाल डायरी को विपक्ष का चुनावी षड्यंत्र करार दिया है। सोमवार को अजमेर आए धर्मेंद्र राठौड़ ने पुष्कर पहुंचकर ब्रह्मा मंदिर में जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और एक सवाल के जवाब में लाल डायरी को विपक्ष का षड्यंत्र करार दिया। राजनीति में सब तरह के षड्यंत्र हैं। ये चुनाव जो ही चुनाव आते हैं ये सब तरह की बातें आती रहती हैं। आप चुनावों की ये चुनाव है, इसलिए आप इस बात की बात नहीं करें। चुनावी साल है, चुनाव में मुद्दे अच्छे भले बुरे सब चलते रहते हैं। बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश की जनता की सेवा की है, प्रदेश की जनता की जो भलाई की है, कंपटीशन उस बात से करना चाहिए कि कौन ज़्यादा तरक्की करे, कौन ज़्यादा भलाई करे। मंदिरों के लिए, गाय के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।
50 वर्षों से इंडिया की लाइफलाइन फेल्ट्रोन इलेक्ट्रिकल। नाम से तो कई। जैसलमेर के रामदेवरा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा को करेंगे रवाना। 51 सीटों से होकर गुजरेगा यात्रा का रथ। सीएम अशोक गहलोत आज गंगापुर सिटी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम सभा को संबोधित करेंगे। सीनियर हायर सेकेंडरी मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। एक देश एक चुनाव में केंद्र की नीयत पर शक। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम ने साधा निशाना। कहा एनडीए सरकार ने जल्दबाजी में बना दी कमेटी। यूपी के बाराबंकी में आज सुबह एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी मिली है। यूपी के बरेली के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ा दी। पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर हुआ, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर। एशिया कप के ग्रुप स्टेज के एक मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 89 रनों से करारी शिकस्त दी। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 335 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की टीम 245 रनों पर ढेर हो गई। आज एशिया कप में भारत का मुकाबला नेपाल के खिलाफ होगा। ये मुकाबला श्रीलंका के पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। नेपाल के खिलाफ एशिया कप में ग्रुप का आखिरी मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। बताया जाता है कि पारिवारिक कारणों की वजह से बुमराह श्रीलंका से मुंबई लौट आए हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से फिट है और सुपर 4 स्टेज के मैचों के लिए श्रीलंका लौट जाएंगे। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से सोना और चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। अनूपगढ़ में गग्गर नदी में डूबने से किसान की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने किसान के शव को मोर्चरी में रखवाया। सादुल शहर में दोनों प्रॉपर्टी डीलरों ने दूसरी रात टंकी पर गुजारी। स्थानीय प्रशासन की समझाइश के बावजूद सहमति नहीं बनी। भगत सिंह चौक के पास भूखंड को लेकर यह विवाद हुआ है। जयपुर में एम्बुलेंस कर्मचारी का कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन आज भी जारी है। वहीं अब एम्बुलेंस कर्मियों के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य भवन में वार्ता शुरू हो चुकी है। डेंगू का कहर कोटा वासियों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। डेंगू के कारण रोजाना 1 मौत हो रही है। वहीं कोटा में 24 घंटे में डेंगू के 28 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 200 से ज्यादा कोचिंग छात्र डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। भीलवाड़ा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के कारोबार पर शिकंजा कसा। सुभाष नगर इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा के विजय सिंह पथिक नगर में एक कपड़ा व्यापारी के सोने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने यहां से करीब 3 किलो सोना और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। झालावाड़ जिले की झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किया है। झालावाड़ जिले की सारोला कला थाना पुलिस ने बिजली केबल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खेत हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई समिति। खड़गे, राहुल, सोनिया समेत 16 लोगों समिति में शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी समिति। लिस्ट में राजस्थान का कोई नेता नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का जुमला। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई का बीजेपी पर हमला। चुनाव में हार के डर से भाग रही बीजेपी। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल। रविशंकर प्रसाद ने बताया घमंडिया गठबंधन की हिंदू विरोधी सोच। पूछा क्या राहुल गांधी उदयनिधि स्टालिन के साथ हैं? सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान का देश भर में विरोध। राजस्थान आए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने किया पलटवार। उदयनिधि स्टालिन को बताया रावण का वंशज। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर के चासना इलाके में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। 2 आतंकियों को किया गया ढेर। 1 सुरक्षाकर्मी हुआ घायल।
और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 47वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एक अनोखी खुशबू, ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। जम्मू में जिला रियासी के चसाना से कुछ ही दूरी पर स्थित सुहाब गली टोली में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। वहीं सेना की घेराबंदी में 3 से 4 आतंकवादियों के फंसे होने की सूचना मिली है, जबकि इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर भी हो गए हैं और एक सैन्य कर्मी भी इस दौरान घायल हो गए हैं। आतंकी एक ही मकान में छिपे हुए बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद सोमवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के दूर दराज इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। सेना और पुलिस और सीआरपीएफ ने दोपहर में चसाना में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल बड़े क्षेत्र पर कड़ी घेराबंदी करने के बाद आगे बढ़े। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अब बात सनातन पर डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मचे घमासान की। उदयनिधि के बयान पर बीजेपी के नेता विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी की विरोधी पार्टियां खुलकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध नहीं कर रहे। अब सवाल यही है कि क्या सच में इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें पटना में बीजेपी नेताओं की है। उदयनिधि स्टालिन से माफी मांगने की बात की जा रही है, पर उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। कह रहे हैं सनातन पर दिए अपने बयान पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। நான் திருப்பவும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன். சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன். அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா, ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைட்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்போ சில குழுக்களை வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க। उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक सुर में INDIA गठबंधन के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खाप वाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। घमंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं इस देश से सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? जिस उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल मचा है, वो बयान क्या है तो जान लीजिए। उदयनिधि ने कहा था, सनातन नाम संस्कृत का है, सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटा देना है। अब डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस महासचिव ने सफाई दी है। हालांकि उन्होंने भी बयान का विरोध नहीं किया। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी।
But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. सनातन पर दिए बयान और फिर इस पर जारी सियासी बयानों से निपटना INDIA गठबंधन के नेताओं के लिए भी चुनौती है। मामला सनातन धर्म से जुड़ा है, इसलिए विरोधी गठबंधन के कोई भी नेता कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन एक बयान ने देश की सियासत में उबाल जरूर ले आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी मिली है। यूपी के बरेली के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर धमकी दी। सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हत्या की धमकी मिली है। यूपी के बरेली के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर धमकी दी। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रेठोरा के रहने वाले अनस अंसारी ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि बाबा पर मौत मंडरा रही है। मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों तक पहुंची, लोगों ने आक्रोश प्रकट किया। हिंदू संगठन ने विवादित पोस्ट की स्क्रीनशॉट को ट्वीट करके बरेली पुलिस, IG, ADG और DGP को टैग करते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं इंटेलिजेंस भी मामले की छानबीन में जुट गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि अनस अंसारी किसी आतंकी संगठन से तो जुड़ा हुआ नहीं है। मामले में SP देहात राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि अनस अंसारी नाम के व्यक्ति ने सनातन धर्म और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस की तरफ से हाफिजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने निशाना साधा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये रावण के खानदान के हैं। उनके इस बयान ने भारत में रहने वाले सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। राम के इस देश में जब तक भूमि पर जल और सूर्य रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। एक तरफ भारत विकसित देशों में शामिल होने वाला है, दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़क पर विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो गया है। यह विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस दौरान लोग चलो चलो कारगिल चलो के नारे लगा रहे हैं। लोग अब गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में विलय करने की बात तक कह रहे हैं। लेकिन सब चल क्यों रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान बना आतंकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान मार रहा उबाल। क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? POK के शिया मुसलमान की पुकार, हमें भारत के साथ जाने दो। शिया मुसलमान क्या पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं? गिलगित बाल्टिस्तान के सड़क अब समंदर बन गए हैं। इस समुंदर में सिर्फ इंसानों के सिर दिखाई देते हैं। इलाका नारों से गूंज रहा है, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। लोग विलय की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग विलय की बात कर रहे हैं? सड़कों पर उमड़ा ये इंसानी हुजूम आखिर क्यों भारत में विलय की बात कर रहा है? आखिर यहां पाकिस्तान विरोधी नारे क्यों गूंज रहे हैं? पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी लोगों के द्वारा अपने ही मुल्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, गुस्सा और यह हुजूम बता रहा है कि पाकिस्तान में आफत आई हुई है। वहां के शिया मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। लेकिन आखिर वजह क्या है? तो जान लीजिए आखिर कहां से इस विरोध की जड़ें निकली। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान की संसद में ईश निंदा को लेकर एक बिल पास हुआ था।
इस बिल के आने के बाद शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मौलवी आगा बाकर अल हुसैनी पर एक धार्मिक सभा में उनकी टिप्पणियों को लेकर मामला दर्ज हुआ। उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके बाद सड़कों पर विरोध के सुर सुनाई देने लगे। शिया धर्मगुरु की गिरफ्तारी और सजा के बाद पाकिस्तान के गिलगित में विरोध के सुर बुलंद हो गए। लोग इतने नाराज हैं कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को गृह युद्ध की चेतावनी दी है। उस बिल के तहत शेख बाकर अल हुसैनी पे एक FIR दर्ज होती है और उस FIR के बाद क्या होता है, कहा यह जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है। ठीक है, अब ये सारा कुछ कब हो रहा है आप ये देखिए, ये सारा कुछ हो रहा है जड़ांवाला वाक़े के होने के 10 दिन बाद, जिस पर IG पंजाब साहब कह रहे हैं कि बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व थी। असल में हमें पता चल गया दोबारा ये मसाइल नहीं होंगे। और अब ये मसला आपके सामने जो पेश करना लगा हूँ, इसकी आप सीरियसनेस को सोच के हैरान हो जाएंगे कि हम किस नहज पे खड़े हुए हैं और वो पूरा खित्ता कितने करीब है मैस वायलेंस के, और हमारा मीडिया इस पे बात ही नहीं कर रहा। माना यह जा रहा है कि मौलाना को गिरफ्तार करने की वजह उनका राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। ये कोई आज की बात नहीं, यहाँ के लोग हमेशा से सताए हुए हैं और भारत में विलय की बात करते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान का एक क्षेत्र के रूप में बड़ा दुखद इतिहास रहा है। ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से ही पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उत्तरी क्षेत्र का नामकरण 1947 के बाद पाकिस्तान किया गया था और इस इलाके में गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र शामिल है। ये इलाका उपेक्षित, अलग थलग, मताधिकारहीन है और इसकी स्थिति जानबूझकर संदिग्ध और अपरिभाषित रखी गई है। स्थानीय मीडिया इस विरोध प्रदर्शन को छिपा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान का प्रशासन इसे दबाने में जुटा है। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है। हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। और तारीख भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों की जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब, उस दौर में ये शुरू हुआ था। नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप, अगर आपने ये करना है हमारे साथ। गुस्सा भले ही शिया मौलाना की गिरफ्तारी और ईश निंदा के खिलाफ भड़का हो, लेकिन यहाँ उठ रहे विरोध के सुर को कमजोर करना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शिरडी साईं मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया और साईं बाबा पर अपनी श्रद्धा के बारे में भी बताया। देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया भर के साईं भक्त खास मौकों पर साईं दरबार में हाजिरी लगाते हैं, साईं बाबा से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। ये तस्वीरें देखिए, मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी साईं बाबा के दरबार में पहुंची। शिल्पा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है, लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी साईं मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने अपने आने वाली फिल्म सुखी का पोस्टर बाबा के चरणों में रखा। शिल्पा ने कहा कि पोस्टर लॉन्च के लिए साईं मंदिर से बेहतर जगह क्या हो सकती है। मैं बहुत बड़ी साईं भक्त हूँ और सुखी रहने के लिए बस मैं उनका आशीर्वाद लेने आ जाती हूँ। अभी सुखी मेरी फिल्म रिलीज हो रही है 22 सितंबर को, तो कल से हम जोरों शोरों से आवाज़ करना चालू करेंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आके माथा टेकूँ और आशीर्वाद दूँ और हमारे पोस्टर का लॉन्च करूँ तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है मेरे लिए। शिल्पा शेट्टी ने साईं मंदिर जाकर अपने फिल्म का पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान शिल्पा ने अपने फिल्म के बारे में भी बताया। बहुत ही प्यारी फिल्म है और सिर्फ एक ऐसी कहानी है कि क्या है, आई फील हम औरत जो होते हैं ना, हम ज़्यादातर सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए बहुत कम करते हैं। और सुखी रहने के लिए और दूसरों को सुखी रखने के लिए थोड़ा सा अपने लिए करना चाहिए जिंदगी में। शिरडी साईं बाबा के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बड़े बड़े स्टार साईं बाबा के चरणों में माथा टेकते हैं। शिल्पा शेट्टी ने अपने फिल्म के रिलीज से पहले साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और उनसे आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आज इस सुनवाई का 15वां दिन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 5
न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। केंद्र के फैसले के समर्थकों ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस बीच आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा मांगने का अनुरोध किया, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी। अकबर लोन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान के हक में नारा लगाया था और अब अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाले मुख्य याचिकाकर्ता हैं। आज लंच के बाद याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर केंद्र सरकार के जवाब देना शुरू किया। चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल से उनके मुवक्किल अकबर लोन के बारे में पूछा। सिब्बल ने कहा कि हमें हलफनामा दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोकसभा के सदस्य हैं, यह अनावश्यक मीडिया कवरेज के लिए किया गया है। बाद में सांसद मोहम्मद अकबर लोन के भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने लोन को हलफनामा दाखिल कर यह कहने को कहा कि वो भारत के संविधान और संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मंगलवार तक शपथ पत्र मांगा गया है। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने ट्वीट करके कहा है कि हिंडौली नैनवा के बिजली उपभोक्ता एवं किसानों की समस्याओं को लेकर कल दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो प्रदेश सरकार के मंत्री अशोक चांदना का ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने आह्वान किया है कि कलेक्ट्रेट का घेराव कल किया जाएगा, आप सभी आमंत्रित हैं। बूंदी से बड़ी खबर ले लेते हैं। साथ के साथ आपको बता दें, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं इस वक्त मंत्री चांदना। कलेक्टर की मौजूदगी में वार्ता शुरू हो गई है। बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। चैन सिंह से अपडेट ले लेते हैं। चैन सिंह, बातचीत हो रही है? जैसा कि जो खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा अपनी सरकार के विरुद्ध कल हल्ला बोल प्रदर्शन करने की चेतावनी दिए जाने के बाद प्रशासनिक और हलकों में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते विद्युत विभाग के अधिकारी कलेक्टर चैम्बर में पहुंच गए हैं। साथ ही में अभी कुछ देर बाद में जयपुर से आ रहे जो तकनीकी जो निर्देशक भी आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी और कलेक्टर कार्यालय में जो विद्युत अधिकारी के साथ खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना की वार्ता चल रही है और उनकी सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मंत्री अशोक चांदना विद्युत अधिकारियों पर नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में लोग जो विद्युत संकट गहरा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं इसी की वजह से खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना को आज अपने ट्विटर अकाउंट से जो आंदोलन की चेतावनी देने पड़ी। जी धन्यवाद आपका चैन सिंह, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हमारे संवाददाता ने आपको यहां अपडेट दी, बताया कि किस तरह से अभी बैठक का दौर चल रहा है। दरअसल मंत्री अशोक चांदना नाराज होते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता को बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है, जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और लगातार ये पहले भी बात कही गई है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं ढूंढा है और बिजली विभाग के कर्मचारी लगातार अनदेखी कर रहे हैं और इसी को लेकर कलेक्टर की मौजूदगी में वार्ता शुरू हो गई है मंत्री अशोक चांदना की। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, यह तो परिवर्तन की शुरुआत है। असंतोष और अंतर्कलह में उलझी कांग्रेस सरकार के मंत्री ही जब कलेक्ट्रेट के घेराव को विवश हो जाएं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अभूतपूर्व बिजली संकट से किसान और आम उपभोक्ता बेहाल हैं। सरकार में, जी हां, आगे लिख रहे हैं वो अपने ट्वीट में कि अभूतपूर्व बिजली संकट से किसान और आम उपभोक्ता बेहाल हैं। सरकार में बिजली उपभोक्ताओं एवं किसानों की समस्याओं को लेकर ना मंत्रियों की सुनवाई हो रही है और ना जनता की। राजेंद्र राठौड़ आगे लिखते हैं कि आम जन के बाद अब कांग्रेस के मंत्री भी अपनी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। संविधान के आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्रिमंडल के किसी एक मंत्री का बयान पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। सरकार के मंत्री ने जन समस्याओं को लेकर
विरोध का जो रास्ता अपनाया है, यह पीड़ा तकरीबन हर मंत्री की है, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। कांग्रेस नेताओं में असंतोष का ज्वालामुखी जरूर फूटेगा। फटाफट अंदाज में देखते हैं प्राइम 25 खबरें। टीचर्स डे के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू